अब मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अलका सिन्हा जी से आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर आए और अपने आशीर्वचन से और मातृभाषा दिवस कार्यक्रम की उपयोगिता से हम सभी को आनंदित करें। अलका सिन्हा मंच पर आसीन परम आदरणीय डॉक्टर कमल जी, आपकी अध्यक्षता में हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। हमारी सबकी प्रेरणा स्रोत जो इतने सीमाओं से पार चली गई वैसी शख्सियत सीमा जी को, और राजकुमार जी जो इस पूरे प्रकरण में जो राजकुमार की भूमिका निभा रहे हैं, इनके साथ साथ ये पूरा समाज पटेल भवन में हम लोग बैठे हैं। हमारे सभी साथी, कलमकार साथी, और बड़ा अच्छा अभी संचालन कर रहे हैं मिश्रा जी। रिंकू जी को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब तक वो साथ ना हो रथ के दो पहिए तब तक गाड़ी चलती नहीं है। तो आप जो साथ दे रही हैं वो अपने आप में बड़ा ही अमूल्य है। मैं समझती हूँ रिंकू जी के लिए हम सभी को ज़ोरदार ताली बजाएं। राजकुमार जी को मैं एक लंबे समय से परिचित हूँ, और लंबे समय से तो हाँ लंबाई कहेंगे, कम तो नहीं हुआ। निर्भया का जो ख़ास करके मसला हुआ था उसके बाद हम लोगों को अलग से मिलने का, बात करने का मौका मिला। मेरे घर पर भी मुलाकात हुई, और वो सारा जो एक समय था जो आंखों में गुजरा था, वो कई रातें हम सो नहीं पाए थे। हम लिख लेते थे और लिखने के बाद डायरियों पन्ने भरे। मुझे याद है कि रशियन कल्चर सेंटर में हम लोगों का एक लेखकों का कार्यक्रम था, और वहाँ पर एक महिला कहने लगी कि मुझे घर जाना है, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। भाई क्यों बेचैनी? और मेरी बेटी का अभी तक फ़ोन नहीं आया। तो किसी ने कहा कि फ़ोन तो आज हो गए ना, मोबाइल तो आज हो गए। जब मोबाइल नहीं थे तो क्या हमें चिंता नहीं थी अपनी बेटियों की? तो मतलब आपस में आप ये देखिए कैसा पैनिक तैयार हो जाता है उन माँओं के ऊपर जिनकी बेटियां हैं जो अब तक घर नहीं पहुँची। तो उस डर से बाहर निकलने का मतलब, वो जो एक डर, उस समय एक डर के आवरण में 3 कहानियाँ कम से कम मैंने इस विषय की अलग अलग धाराओं पर उस वक्त लिखी, और डायरी के तो कितने पन्ने उस समय मेरे भरे गए कि मुझसे बहुत बड़े भाषाविद हैं विमलेश कांति वर्मा जी, वो कहने लगे तुम इसी विषय के ऊपर एक किताब निकालो। तो ये जो चिंता थी वो सिर्फ हमारी नहीं थी। आज मातृभाषा दिवस पर जब हम बात करते हैं तो इस चिंता को छोड़कर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि माँ और भाषा ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इस चिंता के साथ में जुड़ती हैं। और जब सीमा जी जैसे हमारे साथ, हमारी बेटी हैं, हमारी शख्सियत है, हमारी ताकत है, हमारे साथ बैठती हैं, तो ये कहना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि वो वक्त जो था वो कुछ ऐसी ही शख्सियत की तलाश में था कि कोई आए और ऐसे लोगों को चुन चुन कर बाहर निकाले। एक समय ऐसा भी आया था कि हमें लग रहा था कि शायद बात बिगड़ गई, डिरेल हो गया सब कुछ, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। इतना आक्रोश हमारे भीतर भरा हुआ था, रातों रात हम सो नहीं पाते थे। मैं द्वारका में ही रहती हूँ, और उस वक्त जबकि धारा 144 लगी हुई थी, तब हम सभी वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने शांति यात्रा निकाली थी धारा 144 में। मैंने इसका उल्लेख किया अपनी डायरी में। और हम पैदल चल रहे थे, हमारे साथ पुलिस चल रही थी, मगर पुलिस हमें किसी को पकड़ नहीं रही थी 144 के बावजूद, क्योंकि हम शांति से चल रहे थे और सिर्फ यही कह रहे थे, वी वॉन्ट पीस, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर निर्भया। यही कहते हुए हम वहाँ से निकल रहे थे। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मार्मिक दृश्य था वो ये था, मैं कहना चाहती हूँ सीमा जी, आपने कितने लोगों की आंखों में उम्मीदें भरी कि उसमें 2 महिलाएं ऐसी थीं जो रिक्शे पे जा रही थीं क्योंकि वो चल नहीं सकती थी, मगर वो इस मार्च में हमारा साथ देना चाहती थी। तो ऐसी जो उस समय स्थिति थी, मनस्थिति थी, उस वक्त इन्होंने जो मोर्चा उठाया और जिसे अंजाम तक पहुँचाया, इतनी लंबी यात्रा, इतना लंबा वक्त, मगर हम वो नहीं चाहते थे। बहुत लगता है कि वो जो आप एक्शन रिप्ले करते हुए भी बदला ले सकते हैं और चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन हम कानून के तहत जाना चाहते हैं। तो कानून को भी मजबूत करना है, हम अपने हाथ में कानून ले लें, इससे ये समस्या तो हल हो जाएगी अभी की, लेकिन ये पूरा सिस्टम नहीं सुधर पाएगा। तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए हमें सीमा जी को, सीमा के साथ जितने लोग हैं उनको मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। आज यहाँ जो शिक्षक हमारे साथ में बैठे हैं, आदरणीय डॉक्टर कमल जी, और आप खुद शिक्षा से जुड़े हुए हैं,
मैं समझती हूँ कि कितनी बड़ी ताकत होते हैं। वो किस वक्त बीज रूप में आपके भीतर जड़ में डाल देते हैं एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी ताकत कि आपको समझौता नहीं करना, आपको आगे बढ़ना है, घुटने नहीं टेकने। आज अभी जैसी बात कही जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे रामलाल कॉलेज से, डॉक्टर अरविंद जी, कि वो चाहते हैं कि एक बड़ा समाज आगे निकल करके आए और इसका लाभ किसी एक जाति या एक वर्ग को नहीं बल्कि इसके भी आगे। आप कहीं से तो शुरू करेंगे ना, गिनती 1 से शुरू होती है लेकिन ख़त्म इन्फिनिटी पर होती है। तो हमें इन्फिनिटी तक जाना है, हमको हमारी दृष्टि इतनी आगे तक जानी चाहिए। आज हम इस छोटे से भवन में, एक छोटा सा कक्ष है, अगला कार्यक्रम इस भवन में संपन्न ना हो पाए, इतने लोग हों हमारे पास कि हमको इससे दुगना तिगना भवन लेना पड़े। ये यात्रा जो है तब इसकी हम क्वालिटी को समझ पाएंगे कि हम किस तरह से एक समाज इकट्ठा कर पाते हैं। तो ऐसे शिक्षकों का भी मैं समझती हूँ ये बहुत ही समृद्ध मंच है। ये कम है लेकिन हर एक जो शख्सियत यहाँ बैठी है वो अपने आप में सिंह है। शेर होता ना एक राजा होता, तो यहाँ सभी राजा बैठे हैं। आप लीजिए यहाँ जो राजकुमार नाम से बैठे हैं, राजकुमार अनुरागी जी, वो प्रकाशक हैं। वो कहते हैं लिखिए आप, छापेंगे हम। ऐसी उद्घोषणा करते हैं कि आप लिखें, आपके भीतर जो उसे बाहर निकालें। अभी कोई बात कर रहा था, मेरे ख्याल से आप ही कह रहे थे, कौन कह रहा था कि मैं अपने भीतर को खाली कर लेती हूँ, मेरा मन, क्यों हम बीमार हो जाते हैं? क्योंकि हम अपने भीतर की बात किसी से कह ही नहीं पाते, हमें डर लगता है। मैंने कहा कहीं धर न लिया जाऊँ। अगर किसी को तुम, आज का समय नहीं है कि आप बुरे को बुरा कह दो, नंगे को नंगा कह दो, नहीं कह सकते आप, लेकिन कविता में वो ताकत होती है। तो वो ताकत यहाँ जो हमारे सभी कलमकार बैठे, एक एक व्यक्ति बहुत ही अहम है, एक एक व्यक्ति एक एक शख्सियत है। संतोष जी बैठे हैं, इतना सुंदर उन्होंने गाया, इतना अच्छा इन्होंने गीत सुनाया। साथ में आपके जो क्या नाम आपका, मोहन जी, और मोहन जी ने तो अपनी तान ऐसी छेड़ी, पूरा का पूरा सदन मतलब एक अलग सी अनुभूति होने लगी। तो हमें कला है, संस्कृति है, ज्ञान है, प्रकाशन है, सब चीज़ें तो हैं हमारे पास, और क्या चाहिए? दुर्गा के हाथ में जो कुछ होते हैं वो सब कुछ यहाँ मौजूद है, और आपको शक्ति स्वरूपा दुर्गा वो साक्षात यहाँ मौजूद है, और आपको क्या चाहिए? एक संकल्प चाहिए। उस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। और ज़्यादा बात नहीं कहती, पर क्योंकि हम सब की केंद्र बिंदु, मैं कहती हूँ मुख्य अतिथि तो दरअसल सीमा है, तो वो केंद्र बिंदु के रूप में हमारे साथ हैं और हम उन्हें बड़ी आशा भरी नज़रों से देखते हैं। ये उनका जो ये ना निराला जी की पंक्तियाँ हैं, है मेरे जीवन का जब यह प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, मेरे ही अविकसित रागों से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो ये तो पहला चरण, ये पहली जीत है, और इस जीत ने लोगों के भीतर विश्वास दिलाया। मुझे याद है, मैं एयर इंडिया में काम करती रही हूँ, वैसे आजकल डेपुटेशन पर राष्ट्रीय संग्रहालय में हूँ। तो हम एयर इंडिया में बैठे हुए थे और बात हो रही थी, तो जैसे हमने सुना कि भाई उनको फांसी दी जाएगी, तो इसके बाद हुआ कि मैंने अरे बड़ा खुश हुई मैं, क्योंकि दिमाग तो बड़ा पगलाया हुआ था उन दिनों। तो हमारे एक कुलीग ने मुझसे कहा कि अरे अलका जी आप कहाँ परेशान खुश हो रही हैं, अभी तो इसमें बड़ा लंबा समय चलेगा और हो सकता है छूट भी जाए वो। तो मेरी उनसे लड़ाई हो गई इस बात पर। मैं ईमानदारी की बात बता रही हूँ कि मैं उनसे बिल्कुल झगड़ गई कि आप जैसे लोग जो है ना वो कभी उम्मीद पर नहीं रहने देंगे, आप लोग उम्मीद तोड़ देते हैं। और ये समय सचमुच इतना लंबा चला कि मुझे रह रह करके वो बात याद आती थी कि उन्होंने ऐसा कहा था, गलत तो नहीं कहा था। कई बार ऐसा लगा कि शायद हम जीती हुई बाजी हार गए, लेकिन जिस संयम के साथ, जिस धैर्य के साथ और जिस ईमानदारी के साथ सीमा जी ने इसको अपने कंधे पर उठा के रखा, और वो हमेशा कहती रहीं उनकी माँ से कि आप चिंता मत कीजिए, आपको जीत मिलेगी और इनको फांसी होगी। तो वो विश्वास हमें चाहिए, और ऐसा विश्वास करने के लिए कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे चेहरे बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं बहुत बहुत सम्मान करती हूँ और लेखक हूँ, इसलिए एक कविता मुझे लगता है कि जो आज सीमा जी के नाम करते हुए आप सभी से मैं साझा करती हूँ कि ये एक निर्भया नहीं है, ऐसी बहुत सी निर्भया हैं। और जो भी पिछले दिनों घटना घटी वो भी हम सभी जानते हैं, हाथरस की घटना, ऐसी कितनी घटनाएं, अभी उन्नाव में सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता। तो एक कविता जो उसी दौरान मेरे मन से निकली थी, मैं आपके बीच में रखती हूँ। बेटी तेरे साथ हुआ जो, उससे मन शर्मिंदा है। बेटी तेरे साथ हुआ जो, उससे मन शर्मिंदा है।
इसको देवधरा कहते हैं, नारी की पूजा करते हैं। इसको देवधरा कहते हैं, नारी की पूजा करते हैं, जिसकी लाज बचाने खातिर स्वयं कृष्ण पहरा देते हैं। उसी देश में ऐसी घटना खुल्लम खुल्ला डरे बिना सीना ताने घूम रहा बेहद बेशर्म दरिंदा है। बेटी तेरे साथ हुआ जो, उससे मन शर्मिंदा है। हम क्यों बेटियों को गर्भ में मार देती हैं? औरत ही होती है ना, वो उसी के गर्भ में बेटी होती है और मार देती है। और होंगे वो लोग जो कि दहेज के डर से मारते होंगे। मैं बताती हूँ कि औरत क्यों मार देती है। वो कहती कैसे पालूंगी मैं इन बेटियों को, क्या होगा इनका आगे का भविष्य। आज बेटियां डरी हुई हैं, छली गई हैं, जली हुई हैं। आज बेटियां डरी हुई हैं, छली हुई हैं, जली हुई हैं। ऐसे जीने से बेहतर था दूर करा पाते जो डर था। ऐसे जीने से बेहतर था दूर करा पाते जो डर था। सक्षम इन्हें बना हम पाते, हाथों में हथियार थमाते। सक्षम इन्हें बना हम पाते, हाथों में हथियार थमाते। रौंद के अस्मत घूम रहा जो, कैसे अब तक जिंदा है। बेटी तेरे साथ हुआ जो, उससे मन शर्मिंदा। और किसी एक धर्म की बात नहीं है। हम जब कोर्ट में खड़े होते हैं तो यही दरिंदे गीता की कसम खाते हैं हाथ रख करके। इनके लिए क्या मायने रखता है ये? गीता और कुरान की कस्में इनको रोज़ खिलाई जाती, वेद पुराणों और बाइबल की धज्जियाँ उड़ाई जाती। इनकी क्या ये कद्र करेंगे? इनसे क्या ये खाक डरेंगे? धर्म ग्रंथ तो इनके आगे रद्दी भरा पुलिंदा है। बेटी तेरे साथ हुआ जो, उससे मन शर्मिंदा है। हम न्याय को देखते हैं ना, और बार बार हमें लगता है कि लेट जस्टिस इज़ नो जस्टिस। देर से मिला हुआ न्याय न्याय है ही नहीं। और वो जो उसके आँख पर पट्टी बांध दी है, क्या देखेगी वो न्याय की देवी जिसकी आँख पर पट्टी बांध दी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि बांध के पट्टी आँख पे तेरी, बना दिया है न्याय की देवी। बांध के पट्टी आँख पे तेरी, बना दिया है न्याय की देवी। अब उतना ही देख सकोगी जितना वे दिखलाएंगे। अब उतना ही देख सकोगी जितना वे दिखलाएंगे। अब उतना ही जान सकोगी जितना वे बतलाएंगे। नहीं जानती न्याय पे तेरी होती कितनी निंदा है। बेटी तेरे साथ हुआ जो, उससे मन शर्मिंदा है। और इसका अंतिम बंद मैं आप लोगों के नाम करती हूँ कि कोर्ट कचहरी और मीडिया ना उम्मीद किसी से भैया। ये सब भी मीडिया भी जो है वो तुरंत पलट जाती है, कुछ नहीं पता चलता कब किसके साथ रहेगी। तो कोर्ट कचहरी और मीडिया ना उम्मीद किसी से बिटिया। खुद ही तुझको लड़ना होगा, आज फैसला करना होगा। आंसू पोंछ खड़ी हो जा और इन सबको सबक सिखा। आंसू पोंछ खड़ी हो जा और इन सबको सबक सिखा। तू दुर्गा है शक्ति स्वरूपा, तू जांबाज परिंदा है, तू जांबाज परिंदा है, तू जांबाज।